एवरीवन। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम बोला गया है फैलेसी। और उसमें से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर फॉर्मल फैलेसीज के ऊपर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी। तो मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में हम फॉर्मल फैलेसीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी इनफॉर्मल फैलेसीज का जो आ चुका है, और आई होप आप इस चीज को भी इंजॉय करेंगे पिछले वीडियो की तरह। तो हमारा आज का टॉपिक है इनफॉर्मल फैलेसी। फैलेसी के दो टाइप थे, फॉर्मल फैलेसी और दूसरा था इनफॉर्मल फैलेसी, है ना। तो फॉर्मल फैलेसी जो होती है वो किसके बेसिस के ऊपर रहती है, जब हमारा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर का अगर कोई एरर दिखता है, स्ट्रक्चर एरर दिखता है, तो हम कौन सी देखते हैं, फॉर्मल फैलेसी देखते हैं, ठीक है। और अगर हमारा कंटेंट के अंदर अगर कोई एरर आता है, कंटेंट एरर अगर आता है, तो वो कौन सी हो जाती है, इनफॉर्मल फैलेसी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एरर ऑफ द रीजनिंग फाउंड इन द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो एरर हमें कहाँ दिखाई दे रही है, कंटेंट के अंदर दिखाई दे रही है। किसके अंदर दिखाई दे रही है, कंटेंट के अंदर। स्ट्रक्चर सही है पर आपका जो कंटेंट वहां पे बताया गया है उसके अंदर अगर कोई एरर दिखाई दे रही है, सो इट विल बी नोन एज द इनफॉर्मल फैलेसी, ठीक है। अब वहां पे तीन जनरल कैटेगरीज दिखाई देती है इनफॉर्मल फैलेसीज की, जिसको हम नीचे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है रेलेवेंस फैलेसीज। ये रेलेवेंट फैलेसीज कहाँ यूज की जाती है, इंफॉर्मेशन दैट इज इररिलेवेंट टू दी कंक्लूजन। आप प्रेमाइस 1 प्रेमाइस 2 के अंदर ऐसी चीजें बता रहे हो जो कंक्लूजन लाने के अंदर ही कैसा दिखाई दे रहा है, इररिलेवेंट दिखाई दे रहा है, जिसका कोई मतलब ही वहां पे सिद्ध हो पा रहा नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है एम्बिग्यूटी फैलेसीज, uses unclear terms and prepositions so that it becomes impossible to understand and precising the meaning of the argument। एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या होता है कि एक ही चीज के बहुत सारे मतलब लिखना, एक अर्थ के अनेकार्थी शब्द, जैसे हम बोलते हैं ना, अनेकार्थी अर्थ निकलना, है ना। तो एम्बिग्यूटी के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो कैसा है, मतलब हमारी जो लाइट है वो कैसी जा रही है, वहां पे है नहीं इसलिए वो डार्क दिखाई दे रहा है। अब लाइट मतलब हल्का भी होता है, लाइट मतलब कोई रोशनी भी होती है, ऐसा भी बोला जाता है। तो एक ही चीज के बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं, दो मीनिंग निकल रहे हैं, तब जाके वो एम्बिग्यूटी फैलेसीज के अंदर क्या होता है, वहां पे फॉल होता है। थर्ड वन हमारा आ जाता है फैलेसीज ऑफ द प्रिजम्पशन। पहले से ही कुछ अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। द कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन सर्टेन अजम्पशंस नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस के अंदर वो चीजें हम अज्यूम तो कर रहे हैं बट वो अजम्पशंस क्लियरली स्टेट नहीं हो पा रहे हैं, है ना। जैसे बोला जाता है कि ना बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे लड़कियों को रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता, वरना बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक गलती क्या होता है, एक माइंडसेट रह जाता है मम्मियों के दिमाग के अंदर कि हाँ बाहर जाओगी तो रखड़ू हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो हो जाओगी। तो ये सिर्फ चीजें अज्यूम की जा रही है, जबकि ये चीजें एक्चुअल में हुई नहीं है। तो प्रिजम्पशन के बेस के ऊपर भी अगर हम कोई चीज कमिट कर रहे हैं, सो इट विल बी नोन एज दी फैलेसीज ऑफ दी प्रिजम्पशन। तो ये इनफॉर्मल फैलेसी का एक पार्ट बन जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैलेसीज दिखाई देगी, जैसे अपील टू इमोशन, रेड हेयरिंग, स्ट्रॉमैन, अपील टू फोर्स, मिसिंग द पॉइंट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, एम्बिग्यूटी के हिसाब से इक्विवोकेशन, एम्फिबोली, एक्सेंट, डिवीजन, कंपोजिशन, बहुत सारी आपको फैलेसीज यहाँ पे दिखाई देगी। साथ ही साथ डिफेक्टिव इंडक्शन के अंदर दिखाई देगा आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, हेस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कोज, बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन को सर्क्यूलर रीजनिंग भी बोला जाता है, सर्क्यूलर रीजनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक करते हुए डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब मैंने ये इतना अच्छी तरीके से कंटेंट बनाया है ना, आपने कभी ऐसा कंटेंट ना देखा होगा ना सुना होगा, और आपको याद करना मतलब एक चुटकी का खेल है, नानी माँ का खेल है कि यार इसमें तो हम प्रो हो चुके हैं ब्रो, हमें इसको अगर तुम नींद में से भी उठा के पूछोगे ना हम यूं जवाब दे देंगे। ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए इस बार लेके आई हूँ। सो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा और इस वीडियो के एंड तक आप लोग जुड़े रहना। तो सबसे पहले आ जाता है एड होमिनम, जिसको पर्सनल अटैक के नाम से भी जाना जाता है। अटैक्स द पर्सन इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे पर्सन को डायरेक्टली ही अटैक किया जाता है आर्ग्यूमेंट के थ्रू। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वी शेयर मेनी जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विथ डक्स बिकॉज वी हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक डक बेचारा दूसरे डक को ऐसा बोल रहा है कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है,
तो जिसकी वजह से क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हम एक सेम एंसेस्टर की तरफ से क्या हुए हैं, बॉर्न होके पैदा होके आए हुए हैं। तो वो बेचारा उसको क्या बोलता है कि यू आर अ क्लोज माइंडेड एंड स्टूपिड एंड यू कैन ईट कॉर्न, सिर्फ तुम दाना चुग सकते हो, बाकी तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम स्टूपिड हो, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी पता चलता नहीं, कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि पिछले जो हमारे होते हैं उनके जैसे हम लोग दिखाई दे रहे हैं या उनके सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे मैच हो रहे हैं, तो तुम बुद्धू हो, तुम सिर्फ दाने चुग सकते हो, बाकी कोई चीज का तुम्हें नॉलेज है नहीं। तो ये पर्सनल अटैक उसके ऊपर किया जा रहा है ना। तो वो आर्ग्यूमेंट को एड्रेस करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, उस पर्सनली पर्सन को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो उसी को ही क्या बोला जाता है, एड होमिनम, जिसको बोला जाता है पर्सनल अटैक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपील टू इमोशन, यूज इज इमोशन इंस्टेड ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, तो इसमें क्या बोला है, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। तो सब लोगों ने हेराफेरी मूवी तो बहुत अच्छे से देखी होगी। तो वहां पे उस बेचारे को किराया देना होता है, वो किराया उसके पास होता नहीं, और वो किराया मांगने के लिए आता है कि बाबूराव भैया हमें हमारा किराया दे दो। तो वो बोलते हैं इधर जहर खाने का पैसा नहीं है और तुमको मैं किराया दूं यार, है ना। तो इस तरीके से वो इमोशन के साथ वहां पे बात कर रहा है। तो आर्ग्यूमेंट उसकी वैलिड नहीं है, पर वो उसको इमोशन के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि यार मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं तुम्हें भाड़ा कहाँ से दूं, किराया कहाँ से दूं उस चीज का, है ना। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, अपील टू इमोशन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपील टू ऑथोरिटी, मिसयूजेस ऑथोरिटी बाय एन अनक्वालिफाइड और इररिलेवेंट पर्सन। तो ये सब लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरी ऑल ओवर इंडिया का या इंडिया के बाहर के सारे लोगों का ऑल टाइम फेवरेट शो है ना। तो इसके अंदर एक सीन होता है कि जहाँ पे गोकुलधाम की महिलाएं, महिला मंडल, उन लोगों को रहता है कि हम क्रेडिट कार्ड खरीदे, उसमें से शॉपिंग करें, बिना पैसे के हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते। तो ये भाई साहब जो है चूना लगा के, जो इनका मेन तकिया कलाम है, वो बोल के इनको क्या कर जाता है, चूना लगा जाता है ना। तो अपनी ऑथोरिटी का वहां पे वो क्या कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, इररिलेवेंट पर्सन था उनके लिए, है ना। तो अपील टू ऑथोरिटी क्या कर रहा है, अनक्वालिफाइड इन रेलेवेंट पर्सन के ऊपर उसकी ऑथोरिटी का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपील टू पॉपुलैरिटी, है ना। अपील टू पॉपुलैरिटी का मतलब क्या रहता है, क्लेम समथिंग इज ट्रू जस्ट बिकॉज मेनी पीपल बिलीव इट। अब ये रॉन्ग नंबर है, ये चीज की मूवी आप लोगों ने देखी होगी। ये मूवी कौन सी है पता है आपको, पीके मूवी। पीके मूवी के अंदर जो तपस्वी महाराज होते हैं, वो एक फोन नंबर के साथ ही क्या बता रहे हैं, ये रॉन्ग नंबर है। तो ये मूवी आप सब लोगों ने देखी और उसके साथ आप ये चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो जिसे बोलते हैं ना भेड़ चाल वाली प्रक्रिया, बैंड वैगन जिस चीज हमको बोलते हैं, कॉमर्स के अंदर सारे बच्चे बैंड वैगन इफेक्ट को सबसे इजीली रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो वो इस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग उसके पीछे बिलीव कर रहे हैं, जैसे डोंगी बाबा हो, इन सब चीजों के पीछे हम लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि हाँ मुझे फायदा हो तो तुम भी फायदा अपना करवा सकती है ना। तो वो चीजें कई हद तक अच्छी हो भी सकती है, कई हद तक उसको बैकफायर भी हो सकती है उसके अंदर, है ना। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, अपील टू पॉपुलैरिटी, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रॉमैन, मिस रिप्रेजेंट एन अपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट टू इजीली अटैक इट। इसके अंदर सबसे अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना हो, तो इसके लिए मैं पर्सनली आपको क्या करूंगी, रेकमेंड करूंगी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, है ना। इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से इसके अंदर रिलेट कर सकती हो। अब ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर किस मूवी का है, गुल्लक मूवी का है ना। तो गुल्लक मूवी में जो शर्मा जी होती है, वो अपने हस्बैंड को, शर्मा जी जो होते हैं उनको बोलते, वो शर्मा जी मतलब क्या बोलते हैं कि हम खुली विचारधारा के प्राणी हैं, कि हम ओपन माइंडेड है, सारी चीजें ओपन माइंडेड की तरफ से ही देखते हैं। तो वो उनको क्या कर रही है, इजीली अटैक करिए, उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर उनको अटैक क्या कर रही है कि ध्यान रखो विचारधारा की तरह इज्जत ना खुल जाए, है ना। तो मिस रिप्रेजेंट होता है वहां पे स्ट्रॉमैन के तरीके से। यहाँ अगर इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आ रहा तो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। मान लीजिए जैसे बीवी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर सज धज के वहां पे निकल रही है अपने पति के सामने, और वो पति को पूछ रही है, ए जी मैं कैसी दिख रही हूँ। तो वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप उनको बोलेंगे आज तुम पतली लग रही हो। तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट तो गया तेल लेने, साइड पे गया, पर वो उस चीज को क्या देख रही है, नेगेटिव वे से पूछ रही है उसको, मैं पतली लग रही हूँ, अच्छा तो उससे पहले मैं आपको मोटी लगती थी क्या,
तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर उसको इजीली अटैक कर रही है ना। तो ये मूवी के साथ भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉ मैन आप इजीली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग से ही आपको पता होना चाहिए कि वो उस चीज के लिए फैलेसी बनाई जाती है जहां पे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा हो। तो क्या बोला गया है, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल इश्यूज बाय ब्रिंगिंग इन समथिंग अनरिलेटेड। तो ये सब लोगों ने दृश्यम मूवी, है ना, दृश्यम मूवी सब लोगों ने देखी हुई होगी, नहीं भी देखी है यू मस्ट वॉच। उसके अंदर बहुत सारी आपको ट्रेजेडीज, बहुत सारे सस्पेंसेस आपको उसके अंदर दिखाई देंगे, जहाँ पे बोला जाता है कि अजय देवगन और उसकी फैमिली जो है, जहाँ पे विजय नाम का एक व्यक्ति का वो रोल वहां पे प्ले कर रहा होता है, कि विजय नाम के जो व्यक्ति हैं वो उनकी फैमिली 2 अक्टूबर को पनाजी गए थे सत्संग में, और वहां पे पाव भाजी खाए थे, और 3 अक्टूबर को वो क्या हुए थे, वापस यहाँ से मतलब अपने घर पे आए थे। तो उनका जो रियल, उनको जो क्वेश्चन पुलिस वाले जो पूछ रहे थे कि कहाँ पे वो चीज गई, जो लाश थी वो कहाँ चली गई, आप 2 अक्टूबर पे वहां थे, तो ये लाश कहाँ गई, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये सारी चीजें उनको क्या कर रहे हैं, एक्चुअल थिंग से उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो इट विल बी नोन एज दी रेड हेयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हेस्टी जनरलाइजेशन, जिसमें बोला जाता है कि मेक्स अ ब्रॉड क्लेम फॉर द टू फ्यू एग्जांपल्स, जिसमें स्मॉल सैंपल जो इट्स नॉट इक्वल्स टू द जनरल रूल। ठीक है, अब ये सब लोगों को पता है ये कौन है, ये हमारे प्यारे वायरस साहब है। कौन है, वायरस साहब, है ना। वायरस साहब का मानना ये था कि तुम कॉलेज में अपनी साइंस की डिग्री लेने आए हो, तो साइंस की डिग्री लो और यहाँ से पट से निकल लो। अगर टॉप रिजल्ट लेके आओगे तो बहुत ऊंचा नाम कमाओगे, बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। अगर नहीं लेके आओगे तो तुम यहीं ऐसे बेकार पड़ जाओगे, है ना। तो वो बोलते हैं लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। अगर तुम जल्दी से उसके पीछे नहीं भागोगे ना, तो तुम एक ब्रोकन, टूटे हुए अंडे की तरह क्या हो जाओगे, वहां पे बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो अगर कोई एक इंसान उसके पीछे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो क्या पता कि वो आगे चल के किसी और चीज में सक्सेसफुल हो गया, तो वहां पे वो चीज क्या दिखाई दे रही है, फैलेसी दिखाई दे रही है। अगर वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, किसी और स्किल के थ्रू क्या कर लेगा, आगे कुछ अच्छा कर लेगा। तो हेस्टी जनरलाइजेशन यही बोला जाता है कि स्मॉल सैंपल जो है, स्मॉल रूल जो हम दिखाई दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर, वो पूरे के लिए सही हो सकता नहीं है। कि 10 बच्चे फेल हो रहे हैं 100 में से, तो 90 बच्चे भी बेकार है, ऐसा हम लोग बोल सकते नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्लिपरी स्लोप, है ना। क्लेम्स वन स्टेप विल लीड टू एक्सट्रीम कंसिक्वेंसेस विदाउट प्रूफ, है ना। इसके अंदर तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी जो है, वो उसके पापा उसको हर बार टॉन्ट मारते हैं, जिसमें ईशान अवस्थी को क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी ये चीज पढ़ते हैं, जिसको रीडिंग और राइटिंग के अंदर क्या दिखाई देता है, सब चीजें गोल गोल घूम जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पढ़ नहीं पाता, वो बच्चा परेशान हो जाता है ना। तो ईशान अवस्थी के जो फादर वो बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, लाइफ में आगे जाके तुम क्या ही कर लोगी। तो ऐसे अपने बच्चे को क्या करता रहता है, डिमोटिवेट करता रहता है ना। जो चीज अभी तक हुई नहीं है और उसको पहले ही क्या कर रहा है, सोच सोच के अपना दिमाग भी खराब कर रहा है, और उस बच्चे का भी जो मोटिवेशन है उसको भी क्या कर रहा है, खराब कर रहा है ना। तो क्लेम्स वन स्टेप विल लीड टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट प्रूफ, कोई प्रूफ के बिना वो कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सट्रीमली क्या किया जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, स्लिपरी स्लोप बोला जाता है ना। नेक्स्ट हम अज्यूम हमारा आ जाता है फॉल्स कोस। तो फॉल्स कोस का मतलब क्या होता है, मिस्टेक्स कोरिलेशन फ्रॉम कॉजेशन। जैसे ओ माय गॉड हमने मूवी देखी थी ना, कि जो वो भगवान के ऊपर केस करने चले थे, तो उसमें एक सीन था कि वहां पे शिवलिंग के ऊपर लाखों भक्त क्या कर रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे। तो वो दूध जो है वो सीधा कहाँ जा रहा था, नाली में जा रहा था। अगर वो दूध अगर वहां पे ना चढ़ाए, लाखों लोग अगर वो दूध वहां पे ना चढ़ाए, पर किसी गरीब को हाथ में दे दे, तो बेचारे का क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा, और आपको साथ में क्या मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, है ना। तो हम पहले से ये मान्यता रखते आते हैं, इस मान्यताओं के खिलाफ में नहीं हूं मैं, पर जहां भी जो अंधश्रद्धा हमें दिखाई देती है, तो वो अंधश्रद्धा हमें करनी चाहिए नहीं। श्रद्धा है वो वहां तक ठीक है, पर अंधश्रद्धा वहां पे होनी चाहिए नहीं। तो वहां पे दूध वेस्ट ही हो रहा है ना, वेस्ट करने से अच्छा किसी को दे दो, तो वो सही रहेगा, किसी का पेट भर जाएगा, जो बेचारे भूखमरे से मर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएंगे, वहां से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो कोरिलेशन फॉर द कॉजेशन, जहां पे मिस्टेक्स दिखाई दे रही है कि वो चीज गलत ही है,
आप वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा किसी को खाने के लिए दे दो, किसी को पीने के लिए दे दो, तो बेचारे का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, साथ ही साथ आपको भला, आपका भी भला हो जाएगा, आपको वहां से क्या मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्विवोकेशन, है ना। तो उसमें क्या बोला जाता है, यूजेस द वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स टू मिसलीड, जिसमें एम्बिग्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। ये है मूवी चुप चुप के, चुपके चुपके, है ना। इसके अंदर जो ये बंदा है ना, ये बंदा उसको घाघरा नदी के बारे में बताता है कि घाघरा नदी जो है वो ऐसी होती है, वैसी होती है, पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। और अगर घाघरा नदी में बहुत ज्यादा फ्लो अगर हो जाएगा ना तो बाढ़ आ जाएगी। अब ये जो हमारा छोटा बंदा है, ये छोटा बंदा क्या सोचता है कि घाघरा जो है वो एक घाघरा चोली, जो गुजराती लोग ट्रेडिशन के अंदर घाघरा चोली पहनते हैं, तो वो उसको वो रिप्लाई देता है कि घाघरा के अंदर बाढ़ आ जाने से कैसे सब तबाह हो जाएगा, कपड़े के अंदर कैसे बहाव आ जाएगा, है ना। तो एक ही वर्ड के वो दो मीनिंग निकाल रहा है, एम्बिग्यूटी हो रही है वहां पे, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, इक्विवोकेशन, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एम्फीबोली, है ना, जो जिसमें क्या बोला जाता है कि अराइजेस फ्रॉम द पुअर सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन, जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती है। अब ये मूवी सब लोगों ने देखी हुई होगी, नहीं भी देखी है तो आप लोग देख सकते हो। ये कौन सी मूवी है, गोलमाल वाली मूवी, है ना। गोलमाल मूवी के अंदर जो हमारे ये परेश रावल है ना, परेश रावल चाहते हैं कि मैं मेरे पोते को मेरी आंखों से देखना चाहता हूँ, जबकि उस मूवी के अंदर परेश रावल जो होते हैं वो आंखों से देख सकते नहीं। तो ये एमपी बोली है कि वो चीज करना जरूर चाहते पर वो अपनी आंखों से वो चीज कर पाएंगे नहीं, है ना। तो ये ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, एमपी बोली। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सेंट या एम्फेसिस फैलेसी, मिसलीड बाय चेंजिंग द एम्फेसिस इन अ सेंटेंस। अब ये भी सब लोगों ने, आप लोगों ने देखी हुई होगी। ये कौन सी मूवी है, हेरा फेरी, है ना। हेरा फेरी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्टारफिश के एक बड़े हस्ती को, बड़े मालिक को वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन कांटेक्ट करता है, हमारे किडनैपर्स उनको कांटेक्ट करते हैं ताकि उनसे वो तगड़ा माल यानी कि पैसा उसमें से क्या कर सके, लूट सके। तो घड़ी घड़ी क्या होता है, बार बार बाबू राव को क्या हो जाता है, कॉल आ जाता है कि स्टारफिश के मालिक तुम हो, तो बोलता है नहीं मैं तो बाबू राव हूँ, है ना। तो ऐसे करके उनको क्या हो जाता है, मिसलीड हो जाता है, करना किसी और को कॉल होता है बट किसी और को चला जाता है, तो ये मिसलीड हो जाता है। पैसे किसी और को देना है बट चला किसी और के पास जा रहा है ना। तो मिसलीड बाय चेंजिंग द एम्फेसिस इन द सेंटेंसेस, जिसको क्या बोला जाएगा, एक्सेंट बोला जाएगा, या तो क्या बोला जाएगा, एम्फेसिस फैलेसी बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब क्या रहता है कि ये छोटे से बड़ी चीज के ऊपर एप्लीकेबल रहता है, जिसमें एग्जांपल दिया है कि इंडियन टीम प्लेयर्स आर स्टार्स, हमारी इंडिया टीम के जो सारे प्लेयर्स हैं वो हमारे क्या है, एक उभरते हुए सितारे हैं, तारे हैं। सो द इंडियन टीम विल डेफिनेटली विन। अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमारे आंखों के तारे हैं तो हमारी इंडिया टीम जरूरी उसके अंदर क्या करेगी, विन करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाजी पलटने में 2 मिनट भी नहीं लगते, है ना। तो वो चेंज भी हो सकता है, जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती। वी आर नॉट श्योर अबाउट द इंडिया टीम विल बी वॉन और नॉट, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिशन, कि छोटी चीज से हम लोग बड़ी चीज के ऊपर क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि वो चीज एग्जिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर बड़े से लेके छोटी चीज के ऊपर क्या हो रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एप्पल इज द ग्लोबली रैंक्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव कंपनीज इन द वर्ल्ड, सो यू मस्ट बी एन इनक्रेडिबली क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक पर्सन। अब सब लोग जानते हैं कि एप्पल जो है वो ग्लोबली सबसे अच्छी कंपनी है, रैंक्ड कंपनी है ना, क्रिएटिव और इनोवेटिव कंपनी इसके अंदर आती है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उसमें से कोई एक अगर एम्प्लॉय है, उसको अगर हम बोलते हैं एप्पल की कंपनी अच्छी है, तो वहां के एम्प्लॉयज भी अच्छे होंगे, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते ना। या ऐसा नहीं बोल सकते कि एप्पल की कंपनी इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, तो वो एम्प्लॉय जो है, वो जो पर्सन है वो भी क्रिएटिव होगा, या तो वो आर्टिस्टिक पर्सन होगा, या तो फिर उसका फील्ड ही कुछ अलग होगा, वो अकाउंटेंट भी वहां पे हो सकता है ना। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, डिवीजन, जो एक बड़ी सी चीज से लेके हम कहा जा रहे हैं, एक छोटी सी चीज के ऊपर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू क्यू। टू क्यू के अंदर क्या रहता है कि अगर मैंने वो चीज की है तो तुम वो चीज के लिए मुझे मत सुनाओ, तुम खुद भी वो चीज क्या हुए हो, कर चुके हो, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पेरेंट जो है वो अपने सन को बोलता है
यू नीड टू स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स, इट इज इनक्रेडिबली बैड फॉर योर हेल्थ। तुम सिगरेट फूकना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा असर हो सकता है। तो बच्चा क्या आंसर करता है, वाई शुड आई लिसन टू यू, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, यू स्मोक्ड व्हेन यू वर एट माई एज, आप मेरी एज पे थे तब आप खुद ही भी फूकते थे ना, तो अब मैं फूक रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने किया है तो मैंने भी किया, आप पहले कर चुके तो अब मुझे आप उस चीज के लिए सुनाने के हकदार रहते नहीं, जबकि उसका रिवर्ट हमें हमारे मम्मी पापा की तरफ से फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड ही रहता है, राइट। पर टू क्यों के हिसाब से हमें ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किया है तो मैं भी कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर उस चीज का ब्लेम आप लोग डाल सकते नहीं हो, ये एक टाइप की फैलेसी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा रहता है अपील टू इग्नोरेंस, जिसको आर्ग्यूमेंटम एंड एड इग्नोरेटम भी बोला जाता है। ये दो नाम आपके नेट के एग्जाम के अंदर बताए जाते हैं, दोनों नाम को याद रखना जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि सिंस इट हैज बीन नॉट प्रूवन फॉल्स इट मस्ट बी ट्रू, जब तक वो चीज वहां पे प्रूव नहीं की जा रही कि वो गलत है, तब तक उसको क्या माना जाता है, सही माना जाता है ना। अब सब हम लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर कभी एलियन एग्जिस्ट करते ही नहीं, पर क्या किसी ने प्रूव किया कि एलियन एग्जिस्ट करते ही नहीं है, नहीं, तब तक वो सारे लोग क्या मानते हैं कि हाँ दुनिया में एलियन एग्जिस्ट करते हैं। किसी ने ये प्रूव किया कि भगवान नहीं होते हैं, बट फिर भी लोगों की आस्था है, ट्रस्ट है, उसके ऊपर विश्वास है कि हाँ भाई भगवान होते हैं, हमने ये चीजें फील की हुई है ना। तो जब तक कोई इंसान उस चीज को मानता नहीं है कि हाँ ये गलत है, प्रूव नहीं कर देता कि वो चीज गलत है, तब तक वो उस चीज को क्या मानेगा, ट्रू ही मानेगा, तो उस चीज को इग्नोर कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपील टू इग्नोरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉल्स डिलेमा। फॉल्स डिलेमा को ब्लैक और व्हाइट फैलेसी भी बोला जाता है, जिसमें दो ही ऑप्शंस को वहां पे क्या कर रहा है, वो सिलेक्ट करता है, या तो मैं ये करूंगा या तो मैं वो करूंगा। तो क्या बोला गया है, प्रेजेंट्स ओनली टू ओपिनियंस व्हेन मोर एग्जिस्ट, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस है पर उसमें से वो कोई भी दो ही ऑप्शंस को क्या कर रहा है, चुन रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि यू मस्ट गो कंप्लीटली वीगन टू बी हेल्दी, अदरवाइज यू आर जस्ट फिलिंग योर बॉडी विथ टॉक्सिक केमिकल्स, कि तुम्हें अगर तुम्हारी बॉडी हेल्दी रखनी है ना तो तुम कंप्लीटली क्या बन जाओ, वीगन बन जाओ, अदरवाइज तुम तुम्हारी बॉडी को क्या कर रहे हो, टॉक्सिक केमिकल्स के साथ क्या कर रहे हो, भर रहे हो। अब वीगन खाने से हेल्दी हो जाएंगे, ये किस किताब में लिखा हुआ है, वीगन नहीं खाओगे तो हेल्दी नहीं रहोगे, ये भी किस किताब में लिखा हुआ है। हेल्दी रहने के लिए आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है ना। अगर आप बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हो, अंदर इनटेक कर रहे हो, तो उससे बचने के लिए आपको बहुत सारे और भी रास्ते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ वीगन बनोगे तो ही हेल्दी बन जाओगे, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, पर उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक या दो ही ऑप्शन को क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो, है ना। और लास्ट हमारा आ जाता है बेगिंग द क्वेश्चन, जिसको सर्कुलर रीजनिंग भी बोला जाता है, जिसमें पेपिटो प्रिंसिपी भी इस चीज को बोला जाता है। ये नाम आप लोग सबसे ज्यादा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या बोला जाता है, पेपिटो प्रिंसिपी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या बोला जाता है कि कंक्लूजन इज अस्यूम्ड इन द प्रेमाइसिस, कंक्लूजन जो है ना वो प्रेमाइसिस के अंदर ऑलरेडी क्या हो गया है, वहां पे बताया गया है। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि दो प्रेमी, दो लवर्स जो होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं, है ना, उसका एग्जांपल मैं अच्छे से बोल सकता हूँ कि भाई लड़का लड़की को बोलता है कि तुम मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो, मैं कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, कभी मैं तुमको सताऊंगा नहीं, तुम बोलो कि तुम मैं चांद तारे भी तुम्हारे लिए आसमान से तोड़ के लाऊंगा, है ना, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे झूठे वादे किए जाते हैं, है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया एग्जाम्पल के अंदर कि यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली बिकॉज आई एम द ऑनेस्ट पर्सन हु वुड नेवर डिसीव यू, कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा, तभी कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कभी तुम्हें रुलाएगा सताएगा नहीं, पर वो पीछे से आके वही बंदा क्या करता है, हमें रुला के चला जाता है, और फिर हम लोग रोते रह जाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया, मेरे साथ धमाका हो गया, है ना। तो वो अपने कंक्लूजन के अंदर ही क्या कर रहे हैं, प्रेमाइसिस को एक्सेप्ट करवा रहा है कि यार तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, आंख बंद करके, अंधा विश्वास, है ना। लड़कियां जैसे प्यार में पागल हो जाती हैं, लड़के जैसे लड़की के प्यार में क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, है ना। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, बेगिंग द क्वेश्चन, उसी के अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर रीजनिंग। तो ये था आपका टॉपिक इनफॉर्मल फैलेसीज। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसके रिलेटेड मुझे पूछ सकते हैं।
Like, share and subscribe my video for the new upcoming contents for the videos. थैंक यू एवरीवन। एंड आप इस चीज को शेयर भी करते रहिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं फॉर द पीडीएफ्स एंड द नोट्स, जो मैंने आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दी हुई है। थैंक यू एवरीवन।